नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एजुकेशन पर। और आज हम लाए हैं 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में 10 अच्छे क्वेश्चन, और आज हम उन्हें सीखेंगे और हल करेंगे। देखेंगे आज हम क्या नया सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज के लिए। संख्या 2 बॉक्स 3, 4, 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो बॉक्स के स्थान पर लुप्त अंक होगा। तो संख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं संख्या क्या है, बोर्ड पे लिखी हुई है 2 बॉक्स 3, 4, 5। ये संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या बोली जा रही है 9 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। और उस सिचुएशन में इस बॉक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए कि ये संख्या 9 से पूरी कट जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सवाल समझना है। सवाल समझने पर हमें पता चलता है कि इस संख्या को हमें 9 से काटना है। तो 9 से कटने का नियम होता है, कोई संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो इसके अंक जो हैं उनका योग हमें निकालना पड़ेगा, वो कितना होता है। तो सबसे पहले निकालते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14। इसके अंकों का योग 14 है। इसके अंकों का योग 14 है और हमें इसको 9 से काटना है। तो 9 से काटने के लिए इसमें क्या जोड़ें कि वो 9 से कट जाए। तो सबसे पहले 9 1 के 9, वो होगा नहीं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। हमें अगर इसको योग 18 कर दें तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। अभी इसका योग है 14, तो 14 है और हमें इसका योग करना है 18। तो 14 में कितना जोड़ देंगे 18 हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 18 में 14 माइनस कर देंगे। 18 में 14 माइनस करने पर आता है 4। और अगर हम इस जगह पर 4 रख दें तो इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 हो जाएगा। और जब इसके अंकों का योग 18 हो जाएगा तो ये संख्या 9 से अवश्य कटेगी। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, बॉक्स के स्थान पर 4 आएगा। बहुत सारे लोग इस सवाल में इसके अंतर बॉक्स के स्थान पर 4 आएगा, मगर वो लोग कंफ्यूज आते हैं, वो लिख देते हैं सारा आंसर 2 4 3 4 5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा, वो 4 है, इसलिए इसका उत्तर हमेशा 4 ही होगा। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है रोमन नंबर्स का। रोमन नंबर्स बहुत बढ़िया टॉपिक है, अगर आपको आता होगा तो इसके बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए। उसके लिए आप इस चैनल में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हुए हैं, उसमें से आप देख सकते हैं। तो हमारा सवाल आज का है रोमन नंबर का सवाल दूसरा है LXXVI। LXXVI किस संख्या का निरूपित करता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। हमें हर लेटर का वैल्यू पता होनी चाहिए। तो L की वैल्यू सबको पता होती है, L की वैल्यू होती है 50, X की होती है 10, V की होती है 5, I की होती है 1। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता है, मैं साइड में लिख देता हूँ आपको वैल्यूज़ आपको याद करने के लिए। L की होती है 50, X की होती है 10, V की होती है 5, I की होती है 1, ऐसे ही C की होती है 100, M की होती है 1000। ये चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक अप लाइन आ जाती है जिससे किसी चीज़ की वैल्यू 1000 हो जाती है, मगर मैक्सिमम आप इतना ही देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले दिया हुआ L की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 50, तो 50 हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें ऐड होती जाती हैं, तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पर X है, तो एक X की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर कितने X दिख रहे हैं आपको, 2, तो 2X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। फिर प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर दिख रहा है V का मान होता है 5, तो यहाँ 5 कर देंगे। फिर प्लस लगा देंगे। फिर दिख रहा है I का मान होगा 1, तो 1 लगा देंगे। अब बस सबको ऐड कर देंगे। ऐड करना बहुत ही आसान है। 50 20 70, 70 5 75, 75 1 76, 76। इस 76 इस रोमन नंबर की वैल्यू आ चुकी है, जो कि बहुत आसान सवाल है। और ये सब प्रैक्टिस से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए इन सवालों की। और आपको बस ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो आपको आराम से सवाल हो जाएगा। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है 8/17
धन बॉक्स बराबर 15/17। तो बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा? आठ बटे 17 धन बॉक्स बराबर 15/17। तो बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा? ये सवाल सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है कुछ लोगों को, कुछ लोग इसको मतलब बिना देखे हुए समझ जाते हैं कि 8/17, 17 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है, तो यहाँ 7 लिख दें। मगर जो कि एकदम बहुत सिली मिस्टेक है और बहुत आपका एक नंबर तुरंत माइनस कर देगी, और ऐसे ही एक नंबर आपको नवोदय से भर कर देगा। इसलिए कभी भी सवाल इतने आसानी से सोचने नहीं है कि बिना देखे सवाल कर दिया। हमेशा सवाल को बारीकी को समझो और आराम से करो। इसलिए यहाँ हम संख्या मान लेते हैं x। हमें नहीं पता यहाँ पर क्या संख्या आनी है, हम इसको मान लेते हैं x। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप जैसे ही सवाल बच्चों को बड़ा लगेगा, आप लोगों का सवाल बड़ा लग रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा एक छोटी संख्या लेकर देखो, क्योंकि वो हमें आसानी से पता चल जाएंगी। हमें भिन्न की संख्या कभी कभी कठिन लग सकती है, मगर यहाँ अगर हम छोटी संख्या ले लें कि मान लो यहाँ संख्या हमने ले ली 1 धन बॉक्स बराबर 3, तो 1 में कितना जोड़ें कि 3 हो जाए? तो क्या करेंगे हम, जो ये संख्या 3 है 3 में से घटा देंगे, आ जाएगा 2। वैसे ही हम इस सवाल को कर सकते हैं कि हमें ये संख्या का मान निकालना है x का, तो x बराबर 8/17 में क्या जोड़ें कि 15/17 हो जाए? तो हम क्या करेंगे, 15/17 में माइनस कर देंगे 8/17, बस। अब भिन्नों का यहाँ घटाना है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों के हर समान है, और जब हर समान होते हैं तो फिर इनको घटाने के लिए सीधे अंश को घटा देते हैं। तो 15 में 8 गए 7, 7/17। तो 8/17 में 7/17 अगर जोड़ देंगे तो 15/17 आ जाएगा। अब इस चीज़ को अगर हमें चेक करना है कि चेक कैसे करें, तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8/17 धन बॉक्स के स्थान पर हमने क्या निकाला था, 7/17। तो वैसे ही 17 हर बराबर हैं। जब हर बराबर हो तो जो चिन्ह हो उस हिसाब से अंशों को हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ घटाना हो तो अंशों को घटा देंगे। तो हर बराबर है यहाँ 17, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा हुआ है तो 8 और 7 को जोड़ देंगे, जो कि 8 7 15/17। और ये देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है, मतलब कि जो बॉक्स के स्थान पर ये आएगा 7/17। तो ये सवाल हो चुका है हमारा। और भिन्नों के सवालों के लिए आपको लासा का ज्ञान होना चाहिए। लासा और मासा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली टेक्निक है इस गणित में। और लासा और मासा को अगर आपको ना आता हो तो आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बने हुए हैं सारे वीडियो, और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाइएगा और ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। ऐसे ही हमारा अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथा सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल होने वाला है आपके लिए, और शायद ये सवाल आपको एक नई टेक्निक सिखाए। चौथा सवाल है, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 32 रुपये हो जाता है, तो उस धन का मान ज्ञात करें। तो किसी धन का 1/7 भाग, इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, तो उनमें से मैं 2-3 तरीके आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से हैं। किसी धन का 1/7 भाग जोड़ने पर, थोड़ा सवाल लिख देता हूँ जिससे मुझे भी सवाल दिखता रहे क्या क्या है। जोड़ने पर 32 हो जाता है, ठीक। किसी धन का 1/7 भाग जो जोड़ने पर 32 हो जाता है। तो फिर हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो तरीका आसान तरीका है वो हम क्या मानेंगे, कोई भी संख्या हम मान सकते हैं इसमें। अगर हम संख्या मान करेंगे तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले सवाल अगर हमें आसान रखना है तो संख्या ऐसी मानो जो 7 से कट जाए, क्योंकि उससे काटने में हमेशा जो संख्या मिलेगी वो संख्या पूर्ण संख्या होगी, और पूर्ण संख्या को जोड़ना बहुत आसान होगा। जैसे कि भिन्नों का जोड़ना थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि हमें उसमें लासा निकलना पड़ेगा, मगर पूर्ण संख्या को जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे 2 1 3 ऐसे जोड़ सकते हैं। तो वैसे ही हम एक संख्या लेते हैं जो 7 से कट जाए, तो 7 से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है, 7 हो सकती है। आप कुछ भी ले सकते हैं जो 7 के पहाड़े में आती हो, 7 14 21 जो भी मन आपको वो ले सकते हैं। तो हम सावधानी के लिए, सुविधा के लिए संख्या लेते हैं 7। तो माना संख्या बराबर 7। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, अब इस सवाल को बहुत ढंग से पढ़ना है हमें, क्योंकि सवाल जो कह रहा है वो हमें समझना चाहिए। तो किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर,
हमने धन क्या माना, धन मतलब संख्या, इसको लिख देते हैं धन, कंफ्यूज ना होइएगा आप। धन माना धन बराबर 7, उस धन में 1/7 भाग जोड़ने पर, तो धन हमने माना था 7, तो 7 का 1/7 भाग कितना आया, 7 के साथ, 7 के साथ ये आता है 1। तो उस धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर, धन था 7, उसका 1/7 भाग आया 1, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 7 और 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 8। 7 और 1 जोड़ने पर हुआ प्राप्त 8। तो अब हमें 8 प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है कि इसमें लिखा है 1/7 भाग जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वो धन ज्ञात कीजिए। तो हम इसको निकाल सकते हैं चूंकि से, या अगर आपको और जल्दी करना है तो आप इसको अनुपात से निकाल सकते हैं। जैसे चूंकि जब जोड़ने पर प्राप्त होता है, क्योंकि जब जोड़ने पर धन 8, तब संख्या थी, हमने संख्या क्या मानी है, 7, इसलिए जब जोड़ने पर धन कितना हमने आया था, सवाल में बोला गया है 32, तब संख्या बराबर, इसको कैसे लिखते हैं, 7 गुणित 32/8, 8 के 8, 8 चौक 32, 7 चौक 28। तो जो धन था वो 28 आ चुका है। तो एक तरीका ये है, इसमें से आपको ये थोड़ा बड़ा लग सकता है, जो कि बड़ा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि ये बस प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर ये प्रैक्टिस होगी तो आपको ये बिना ही लिखे कर सकते हैं, वरना आपको ऐसे करना पड़ सकता है। और इसका एक दूसरा तरीका मैं बता सकता हूँ, ये नहीं लिखना पड़ेगा, उसको कैसे है, और अगर आपको लग रहा है कि ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ पर क्या आपको देखना है। तो 7 और 1 जोड़ने पर आया 8। 7 क्या था, संख्या मानी थी, और 1 उसके 1/7 भाग का मान था, वो जोड़ने पर आया 8। तो ये जो 8 है, 8 किसके बराबर है, 32 के। तो वैसे ही हमने संख्या क्या मानी है, 7, तो 7 किसके बराबर होगा, यहाँ मान लो x, तो 1:4 का अनुपात है, 8 के 8, 8 चौक 32, तो 7 है 1, तो 7 चौक 28, तो यहाँ x का मान 28 हो जाएगा ऐसे। लेकिन ये चीज़ें उन्हीं को समझ में आएंगी जिनका बहुत अनुपात पे बहुत अच्छी कमांड है, उन्हीं को समझ में आएंगी। इसके लिए सबसे पहले आप अनुपात का चैप्टर सीखिए, वरना आपके लिए सबसे आसान नियम है एक नियम का, उसी नियम से सीखिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक तो ये हो गया माना संख्या, यहाँ आप 7 मान सकते हैं, 7 से कुछ भी मान सकते हैं, 7, 14, 21। अगर 14 मानेंगे तो फिर यहाँ 14 आ जाएगा सब जगह, 14 का 1/7 भाग 2 आएगा, फिर 14 में 2 जोड़ोगे 16 आएगा। तो वैसे ही चूँकि 16 आता है, तो संख्या हमने क्या मानी थी, 14, इसलिए जब जोड़ने पर कितना आता है, 32, तब संख्या, तो उससे भी उत्तर आ जाएगा। तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो एक तो हमने माना है 7, उससे संख्या आई। दूसरा हम क्या मान सकते हैं, और आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो, आप 1 भी मान सकते हो, 1 से भी उत्तर आ जाएगा। मगर सभी लोग 7 ही मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं x, क्योंकि उनकी आदत होती है हर सवाल में x मानने की, तो x भी आ सकता है। तो मैं एक दूसरा दिखा देता हूँ x से कैसे सवाल आएगा। तो माना संख्या बराबर x, तो x का 1/7 भाग कितना आ जाएगा, x/7। अब 1/7 भाग में वो जोड़ने पर, तो x धन उसका 1/7 भाग x/7, वो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 32। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 × x क्या हो जाएगा, 7x + x 8x/7 बराबर 32। अब इसमें से x का मान निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, x बराबर 32, ये बराबर किस साइड है, तो ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7, और ये 8 डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 के 8, 8 चौक 32, 7 चौक 28। ये देखिए कितनी आसानी से सवाल आ गया है। अगर आपको x का तरीका आता है तब तो बहुत सिंपल है, ये x बराबर 28 बहुत आसानी से आ गया है। तो आपने इसके देखे, इसके दो मेथड मैंने बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। जैसे यहाँ पर हमने कहा 1/7 भाग जोड़ने पर, वहीं पर आपको कई सवाल मिलेंगे जहाँ पर हो सकता है कि किसी धन का उसमें 1/7 भाग घटाने पर कोई संख्या प्राप्त होती है। जो जब अगर कहीं ऐसा दिखेगा आपको, तो वहाँ आपको सवाल समझना है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया 1/7 भाग जोड़ने पर, तो हमने यहाँ पर x का 1/7 भाग निकाला और जोड़ा यहाँ पर। अगर नहीं कहते 1/7 भाग घटाने पर, तो इसकी जगह यहाँ जो जोड़ा है हमने, वहाँ पर हम घटा देते, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती वो यहाँ लिखी होती। तो बस आपको समझना है चीज़ें कि क्या लिखा हुआ सवाल को, कभी भी कोई सवाल रटते हुए नहीं जाना है, हर चीज़ समझनी है, हर शब्द का मतलब समझना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो सकती है गणित पे।
और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है गणित। उसको कभी भी वो ना समझेगा कि बहुत कठिन है, बहुत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा सवाल होता है। आशा करते हैं आपका सवाल समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें। अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। रहीम 1994 में 1.35 मीटर लंबा था। रहीम कोई व्यक्ति है जो 1994 जो एक सन है उसमें उसकी लंबाई थी 1.5 मीटर, 1.35 मीटर, और उसकी लंबाई 2 वर्षों में 0.2 मीटर बढ़ गई। 2 साल में उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई? 0.2 मीटर बढ़ गई। तो 1994 में उसकी लंबाई ये थी, 2 साल में उसकी लंबाई ये हो गई, 0.2 मीटर बढ़ गई। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि 1996 में उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 1994 में उसकी लंबाई इतनी थी, 2 साल में इतनी बढ़ गई। तो 1996 में, तो 1994 में इतनी थी, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये देखिए 1994 और सवाल में पूछा 1996 में कितनी हो जाएगी। तो इनके बीच में कितने साल का गैप है? 1994, 1995, 1996, 2 साल बाद ही तो है। तो 2 साल का गैप दिया हुआ है ये 1996 में, और 2 साल में लंबाई कितनी बढ़ी? 0.2 मीटर। तो 1.535 थी पहले और 0.2 बढ़ गई 2 साल में, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, 3 2 5.1 मीटर। ये भी बहुत ज़रूरी है, इकाई क्या है, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा? एक दिया रहेगा 1.55 मीटर, दूसरा दिया होगा सेंटीमीटर, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा ज्ञान नहीं इस चीज़ का। तो जो इकाई दी हुई है उसको देखते हुए चलना है, जो इकाई दी हुई है सवाल में वही इकाई हमारा उत्तर में आएगी। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत लोगों का सवाल गलत करवा सकती थी, वो क्या है आप देखेंगे अभी। मैं थोड़ा हटा देता हूँ सवाल क्योंकि जगह नहीं बोर्ड पे। हाँ आप देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि जिसमें सवाल दिया गया था 2 साल में 0.2 मीटर बढ़ती है। कहीं अगर ऐसा लिखा होता 2 साल में तो लिखा था, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूजन में सोच लेते कि 2 साल जगह सोचते हैं प्रतिवर्ष 0.2 मीटर बढ़ती है, तो फिर कोई क्या करता है इसको कि इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पर सवाल पढ़ना है हमें 2 साल में लिखा हुआ इतनी बढ़ेगी, तो 2 साल में इतनी बढ़ी, हमें 2 ही साल का पूछा गया है, इसलिए इसमें इसको जोड़ना है। कहीं अगर होता कि ये इसमें लंबाई प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रतिवर्ष 0.2 मीटर बढ़ती है, तो प्रतिवर्ष का मतलब होता है एक साल में बढ़ती है 0.2 मीटर, फिर जितने साल बाद पूछा जाता हम वो निकाल लेते, उसके बाद उस हिसाब से जोड़ देते तो हो जाता सवाल हमारा। तो आशा करते हैं सवाल आपको अच्छा लगा होगा। और ये सवाल बहुत ही आसान से सवाल हैं, लेकिन ऐसे ही सवाल नवोदय में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए कि क्या हर चीज़ कैसे करते हैं। आपको सूत्र याद करने हैं मगर रटने नहीं है, हर सूत्र समझना है, सूत्र कहाँ से आया है, कैसे आया है, और हर चीज़ का मतलब क्या होता है। हर चीज़ का एक मतलब पता करिए, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है। आपको केवल सूत्र याद होगा उससे कोई फायदा नहीं। आप जो आसान सवाल है वो कर पाएंगे, जो कठिन सवाल हैं उनमें हमेशा मतलब ही पता करना होगा, तो वो सवाल में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आराम से जो सवाल हैं हर सवाल का मतलब देखिए, और सवाल पढ़ने में टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि सवाल का मतलब समझ में आ जाएगा तो वैसा सवाल कभी गलत होगा ही नहीं आपसे अगले सवाल में। तो इसी तरीके से हमारा छठा सवाल कहा गया है। छठा सवाल क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। 12, 16, 18, इसमें से क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। जब भी सवाल में कभी कभी कहे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब लासा निकालना है हमें, छोटी से छोटी संख्या लासा। और जब भी कहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें निकालना होता है मासा। ये सब कीवर्ड होते हैं। कीवर्ड मतलब आपको प्रश्न में ढूंढने से, अगर ये ऐसा कुछ भी दिया गया है तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए बिना टाइम गंवाए कि छोटी से छोटी दिया हुआ है मतलब आपको क्या निकालना है? लासा। बड़ी से बड़ी दिया गया तो आपको निकालना है मासा। तो अब हमें इसमें सवाल में क्या दिया गया था? छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ तो हमें निकालना है लासा। लासा निकालने के लिए 12, 16, 18 का लासा निकालना होगा। लासा निकालना बहुत ही आसान चीज़ है।
जो सभी को आनी चाहिए, एकदम बेसिक स्टेप है मैथमेटिक्स का। तो कैसे देखते हैं, 12, 16, 18 इनको कैसे काट सकते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है तीनों संख्या 2 से कटेंगी, तो 2 से भाग दे दीजिए इन्हें। 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, 2 नहीं 18। अब यहाँ पर 6, 8, 9 आ गया, इसको 2 से दे दीजिए, 3 से दे दीजिए, आपकी इच्छा है। तो 2 से दे देते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8 और 9, 2 को 9 का 2 से भाग नहीं जाएगा। जिस संख्या का भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। ये सब चीज़ें बहुत काम वाली चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 है, 4 है, 9 है, तो यहाँ हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। 3 के 3, 4, 3 3 को 9। अब इसको हम 2 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 4 है। हमेशा आखिरी में तब छोड़ना है जब यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाए। अभी यहाँ पर 4 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमें इसे फिर से भाग देना पड़ेगा। 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और 3, बस। अब हम चाहे तो इसको यहीं पर गुणा कर सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं वो तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए, वो कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अगर हर संख्या अलग अलग है और सारी अभाज्य संख्या है तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो फिर हम इसको गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। इनको हमें गुणा करना होगा। तो हम गुणा कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लें। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 3 144। 144 इसका लासा आया है, तो लासा में आ गया। अब उसके बाद बोलता है कि लासा में प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इनका जो कोई संख्या है जिससे आप इसको भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या निकालनी है। तो इसका लासा निकालने के बाद जब भी कहे कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तब हमें क्या करना है, उसमें जो लासा है उसमें हमें 5 जोड़ देना है। तो हमारा लासा क्या आया है, 144, और शेष कितना बच रहा था, 5 शेष बचे। आप देखेंगे आपको सवाल दिखेगा स्क्रीन में, जब ये वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको सवाल दिखेगा, उसमें देखेंगे सवाल में दिया होगा 5 शेष बचे, तो 144 में 5 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 149। अब ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना है सही है गलत, ये हमें चेक हमेशा नहीं करना होता, मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप शुरुआत में सब सवाल करते हैं तो आपको हमेशा चेक करते हुए चलना चाहिए कि हमने जो किया है क्या सही बता रहा है। जो कंडीशन यहाँ दी गई हुई थी 5 शेष बचे, क्या वो मैच हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा उत्तर 149 आ गया है। अभी हम इसको देखेंगे भाग देके कि इसको भाग देने पर 5 शेष बचता है या नहीं। तो हमारा उत्तर क्या है, 149। तो 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो हम मान लेते हैं 12, मान लेते हैं 12 को भाग देते हैं 149 से। 12 के 12 बचे 2 हो गए 29, 12 दूना 24, शेष बचा 5। शेष बचना कितना चाहिए था, 5। यहाँ बचा कितना है, 5। मतलब जो सवाल में दिया गया था वो मैच हो रहा है, मतलब ये उत्तर सही है। ऐसे आप 16 को देख सकते हैं, और आपको देख सकते हैं 16 का 149 लिखा, अगर 16 से भाग देते हैं 149 को तो 16 के पहाड़े में 144 आता है। कब आता है, 16 8 128, 16 9 144, तो 9 बार जाता। फिर शेष बचता 5, ऐसे 18 में हो जाता। तो ये जो हमारा उत्तर 149 है वो एकदम सही है। और यहाँ पर वही बात है कीवर्ड, ये कीवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी से छोटी संख्या दी हुई हो तो लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी दी हुई हो तो मासा निकालना है। और उसके बाद आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए लासा निकालने का। लासा निकालने के लिए ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, वो सब देखिए और आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे ही अगला सवाल है 7वां सवाल औसत का, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है। तीन संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं। इसमें बोली गई ना 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं में तीनों संख्या तो पता है नहीं, इसमें 2 संख्याएं पता है। तो एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 15 दी हुई है, तीसरी संख्या नहीं पता है। और सवाल में वही पूछी गई है, 3 संख्याओं का औसत 12 है, एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 15 है, तीसरी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो औसत का मतलब पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले औसत होता है एवरेज, कि 3 संख्याएं उनको जोड़ा गया है, उनको जोड़ने पर जो योग आया है उसको 3 से भाग दिया गया है। तो 3 संख्याओं का औसत 12 है। जब 3 संख्याओं का औसत 12 है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
3 को 12 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 36, क्योंकि हमें तीनों संख्याओं का योग पता चलना चाहिए। तो 3 संख्याओं का योग कितना आ गया 36। और जब 3 संख्याओं का योग 36 है और उसमें से 2 संख्याएं 13 हैं और 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? बहुत आसान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 13 और 15 को 28 आ गया। 28, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 28 और उसमें से एक संख्या और जोड़नी है, वो हमें पता नहीं है, और इन तीनों का योग कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा? 36 में 28 घटा देंगे, आ जाएगा 8। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 8 हो जाएगी। तभी देखेंगे आप 15 13 28 और 28 8 36, इनका योग 36 हो गया। और संख्याएं कितनी है? 3, तो 36 और 3 इनका औसत कितना हो जाएगा? 12। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियां मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 28 28 8 36 36, और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 12। तो फिर ऐसे ही आपको औसत का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सब सवालों की। औसत के सवाल बहुत आसान लेवल से बहुत हाई लेवल तक जाते हैं, और औसत का आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको तो आसानी से इसके सवाल कर पाएंगे। और ये सवाल बहुत ही आसान लेवल के हैं, और आपको ऐसे कठिन कठिन सवाल मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ। जैसे आपको एक सवाल मिला था वो धन वाला, वो सब बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल है 8 नंबर। किसी बाग में कुल 300 पेड़ हैं। किसी बाग में कुल 300 पेड़ हैं, ठीक। अब जिनमें से 15% आम के पेड़ हैं तथा 20% जामुन के पेड़ हैं। 15% आम के, 20% जामुन के पेड़ हैं, ठीक। तो बाग में अन्य पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कुल 300 पेड़ हैं, 15% आम के पेड़ हैं, 20% जामुन के पेड़ हैं। तो फिर हमें बताना है कि जो बचे हुए पेड़ हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 15% आम के पेड़ हो गए, 20% जामुन के पेड़ हो गए, तो कुल पेड़ कितने हो गए ये वाले आम और जामुन के? 2 1 3 35%। 35% तो यही पेड़ हो गए, और इनके अलावा जो पेड़ बचे हुए हैं हमें वही बताने हैं। जब 35% ये पेड़ हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि आम और जामुन के पेड़ कितने हैं। तो कुल पेड़ कितने थे? 300, और 300 में आम और जामुन के पेड़ कितने हो जाएंगे? इसका 35% निकाल लीजिए आप। प्रतिशत मतलब प्रतिशत जहाँ होता है उसके नीचे बटे 100 आ जाएगा, तो बटे 100, 2 जीरो काटिए, 2 जीरो काटिए, 35 और 3 का गुणा करिए, 3 25 15, हासिल आया 1, 3 3 को 9, 1 10, 105। तो 105 क्या आया? 105 है आम के पेड़ और जामुन के पेड़। 300 पेड़ में से 105 है आम के पेड़ और जामुन के पेड़। अब पूछ रहा है बचे हुए पेड़ कितने हैं, तो बचे हुए पेड़ कैसे निकालेंगे? 300 में 105 घटा देंगे। तो जो 300 में 105 घटा देंगे तो वो पेड़ कौन से निकलेंगे? जो बचे हुए पेड़ हैं। बचे हुए पेड़ कौन से हैं? जो आम के और जामुन के नहीं है। तो कैसे निकलेगा? 10 में 5 गया 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा था 2, 2 में गया 195 आ जाएगा। तो 195 पेड़ हैं जो आम के और जामुन के नहीं हैं, जो बचे हुए पेड़ हैं। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ये जो आपने ये बाद में घटाया है इसको पहले ही घटा लें। वो दिखा देता हूँ मैं कैसे करना है। जैसे ये देखा आपने 35% आम और जामुन के पेड़ हैं, तो 35% जब प्रतिशत मतलब क्या है? ये 100 में 35 पेड़ किसके हैं? ये आम और जामुन के। तो फिर बचे हुए पेड़ कितने हुए? 100 में 35 घटा दीजिए, 65, 65% जो पेड़ बचे हुए हैं वो बचे हुए पेड़ हैं। तो 300 में 35% पेड़ आम और जामुन के हैं, तो बचे हुए पेड़ किसके हैं? वो कितने हैं? 65%। तो क्या कर सकते हैं हम? सीधे 300 का 65% निकाल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 3 25 15, 3 18 1 19, 195 पेड़ यहाँ डायरेक्ट आ गया है। तो 195 पेड़ किस चीज़ के हो गए हैं? जो आम और जामुन के नहीं है। हमें सवाल में ही पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं। इसमें आपको एक पहला तरीका दिखाता है, एक दूसरा ये तरीका है। तो अगर आप समझदार हैं तो आपको यही तरीका जाना चाहिए। यहाँ आपको सीधे दिख रहा है कि जो हमें पूछा गया है वो इन दोनों को छोड़ के पूछा गया है। जब 35% ये थे तो इनको घटा दीजिए, 65% आ गया, वो बचे हुए पेड़ हैं। तो जब बचे हुए पेड़ आपको मिल गए हैं तो फिर आप सीधे 300 का 65% निकाल लीजिए, ये आ जाता है आंसर।
अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नवा सवाल है। नवा सवाल देखते हैं क्या है। किसी गांव में 720 व्यक्तियों में से 30% किसी शहर में बस गए तो कितने लोग बचे। ये भी सवाल देखिए। किसी शहर में 720 व्यक्ति थे, 720 व्यक्ति थे। एक शहर है उसमें 720 व्यक्ति थे। उस शहर में से 30% लोग किसी शहर में बस गए तो कितने लोग बचे। तो 30% लोग कहीं चले गए, 30% लोग शहर में बस गए। तीस प्रतिशत किसी शहर में बस गए तो कितने लोग बचे। तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक तरीका है जो पिछले सवाल में था वैसे ही ये भी सवाल है सेम। 720 व्यक्ति कुल थे और इसमें पूछा गया 30% लोग बस गए तो कितने लोग बचे। जो इसमें लोग बचे हुए हैं वो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 720 व्यक्ति टोटल थे, कितने लोग बस गए तो वो कैसे निकालेंगे। 720 का 30% निकालेंगे। ये देखिए 2 जीरो हैं, 1 जीरो इकट्ठा, 1 जीरो इकट्ठा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। 216 लोग क्या हुए शहर में बस गए, 30% जो थे। अब कितने लोग बचेंगे। तो 720 तो टोटल थे और 216 लोग बस गए तो बचे कितने, इसमें घटा दीजिए। 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 1 में गया 0, 7 में 2 गए 5, 504 लोग बचे जो शहर में बसे नहीं। एक तो ये तरीका है आंसर निकालने का, इससे भी सवाल हल होता है आसानी तरीके से। मगर जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि इतना सपना करने के बजाय हम सवाल को पहले ही समझ लें हमें पूछा क्या गया है, तो क्या कर सकते हैं कि जब बोला गया 30% लोग शहर में बस गए तो कितने लोग बचे। तो जब 100 में 30% शहर में बस गए तो बचे कितने, 70%। तो 70% लोग ही तो बचे बाहर। तो हम सीधे क्या करेंगे सवाल में 720 का सीधे 70% निकालेंगे। 2 जीरो इकट्ठा, 1 जीरो 1 जीरो 1, तो सीधे उत्तर वही आ जाएगा। 7 दूनी 4, 7 दूनी 14, हासिल है 1, 7 7 49, 1 50, 504। ये 504 व्यक्ति हैं जो शहर में बसे नहीं, जो बच गए। तो ये सवाल हो जाता है हमारा 504, इसका आंसर आ गया है। तो ये देखिए प्रतिशत का बहुत यूज़ है। प्रतिशत आपको हर दूसरे सवाल में, एक है प्रतिशत, एक है एक नियम। ये आपको आती मैथमेटिक्स इन्हीं सवालों से चलती है, क्योंकि हर सवाल में हर प्रश्नावली में प्रतिशत आपको दिखेगा और एक नियम तो हर जगह ही पूछा जाता है। अगला सवाल है 10वां नंबर, जो है सवाल लाभ हानि का। 10वां सवाल क्या है। राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये की खरीदी। राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये खरीदी। तो खरीदी क्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये खरीदी राम ने। अब उसकी मरम्मत पर 25 रुपये खर्च किए। मरम्मत पर कितने खर्च किए, 2500 रुपये। मरम्मत समझते हैं ना, रिपेयरिंग। ख़राब होगी, पुरानी थी तो खरीदी तो ख़राब हो सकती है, तो उसको बनवाने पर कितने खर्च किए, 2500 रुपये। खरीदने के बाद इसको बेचा कितने में। जब बेचने की बात आती है तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बोला गया है, 16,000। 15,000 रुपये खरीदी। आपको इन सब शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है, ऐसे एक अंकित मूल्य होता है। तो आपको इन सब शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, इनका मतलब क्या होता है। अगर आपको मतलब पता होगा तभी आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 15,000 रुपये खरीदी। मरम्मत पे इसने इतने रुपये खर्च किए। तो आप देखिए इसमें से पूछा गया है तो आपको इसमें लाभ या हानि बतानी है, प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसने इसमें कितने रुपए खर्च किया टोटल स्टार्टिंग में, तो 15,000 रुपये खरीदी और 25 रुपये उसने खर्च किया मरम्मत पे। तो कुल खर्च उसने कितना किया, तो 0 0 5 5 2 7, तो इसने 17,500 रुपये टोटल खर्च कर दिया इसको खरीदने में ही। 15 रुपये खरीदी और 25 रुपये किसने बनवाई, तो टोटल इसने खर्च कर दिए इतने रुपये इसको लगा खरीदने में ही। और बेची इसने कितने में, 16,000 में। तो खरीदी इसने ज़्यादा में, बेची इसने कम में। तो आपको दिख रहा है यहाँ क्या हुआ, हानि। तो हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो 17,500 में से 16,000 घटा देंगे
तो क्या आ जाएगा 1500 रुपये। हानि कितनी आ गई 1500। तो हमें निकालना क्या है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर, तो प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य टोटल क्या हो जाएगा, कितने में खरीदी हमने टोटल 17,500, मतलब जो हमारा खर्चा हुआ टोटल इसको लाने में, घर लाने में, वो हो गया 17,500 गुणित प्रतिशत पूछा गया तो 100। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य में होती है। जो चीज़ जिसे लाने में खर्च हुआ हमेशा उसी में होती है। तो ऊपर अगर लाभ पूछा गया तो लाभ आएगा यहाँ पर, और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, कभी भी विक्रय मूल्य कभी भी नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमेशा लाभ और हानि हमेशा किस में होगी, क्रय मूल्य में। तो यहाँ पर हमेशा इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, जो आपको इसको घर लाने में खर्च हुआ, किसी चीज़ को खरीदने में टोटल खर्च। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 0 1 काटा, 2 0 1 काटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको सीधे हम किससे काट सकते हैं, अगर आपको धीरे काटना है तो 5 से काटिए, या हम काट सकते हैं 25 से। 25 छक्का 150, 1 0 50, 1 0 काटिए, 25 सत्ते 175, इसको हटा देते हैं। तो ये कितना बचा, 60 बटे 7। तो इसको भाग देते हैं, 7 बटे 56 बचे 4 हो गए 7। 8 सही 4 बटे 7 प्रतिशत हानि। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल था, और आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।